ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने बहुत बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना क्यों ज़रूरी है? उत्तर प्रदेश के अगर किसी एक शहर को आपको चुनना हो कि आप आपकी जो भावनाओं के करीब हो, उसमें से कौन से शहर को चुनेंगे और क्यों? गांधी ज़्यादा प्रासंगिक है कि मार्क्स ज़्यादा प्रासंगिक है आज के दिन? आप मुझे बताइए, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट में क्या अंतर होता है? आइए बैठिए। आप अपना नाम और पता बताए बगैर बाकी जानकारी दीजिए। मैडम, मेरा स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2012 में हुआ। उसके पश्चात 2013 हमने BHU से BEd किया। 2016 हमने PG किया। मैडम, फिर 2020 में हम शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई। वर्तमान समय सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर कार्य। अच्छा, इसके पहले आप शिक्षक रहे हैं और अभी आप सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। जी मैडम। तो जब आप शिक्षक थे तो कहाँ, कौन से प्राथमिक स्तर पर थे? बेसिक शिक्षा विभाग। बेसिक शिक्षक रहे। कहाँ पर रहे? जी, कोरांव ब्लॉक है प्रयागराज का। प्रयागराज के आसपास ही रहे, ठीक है। और अभी कहाँ पर नियुक्ति है? उत्तर प्रदेश सचिवालय में मैडम। उत्तर प्रदेश, लखनऊ में? जी मैडम। ठीक है। खाली समय में आपको क्या करना पसंद है? खाली समय मैडम कुछ गाना वगैरह सुन लेते हैं, या समय तो ऐसे मिलता नहीं किताबें की सिलेबस पढ़ लें कुछ। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने बहुत बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना क्यों ज़रूरी है? मैडम, उससे आपका व्यक्तिगत जीवन अगर सही रहेगा तो आप सार्वजनिक जीवन में या जो नौकरी कर रहे हैं उसको आप बेहतर ढंग से कर लेंगे। अन्यथा यदि आप मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से ज़्यादा ही बीमार हो या थके होने लगेंगे तो आपके कार्य व्यवहार और निर्णय में ठीक है। NCRB का डेटा कहता है कि जो भारत में आत्महत्या करने वाले लोग हैं उसमें से 72% के आसपास पुरुष हैं जी, और उसमें से भी ज़्यादातर विवाहित पुरुष हैं जी। ठीक है। तो भारत के जो पुरुष हैं उसमें ये जो मानसिक तनाव बढ़ रहा है उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? मेरी राय में तो एक भावनात्मक सपोर्ट हर इंसान को चाहिए। यदि उनका पार्टनर अच्छा है, जैसे उनकी जो पुरुष कर रहे हो, या अपने माँ बाप से बता सकें या पत्नी से बता सकें या उनसे रो सकें, अपनी भावनात्मक चीज़ें शेयर कर सकें तो वो हल्का फील करेंगे। लेकिन मैडम, पुरुष की छवि ऐसी है कि रोना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उनको अंदर अंदर से घुटन महसूस करती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर बच्चों को भी देखें, जैसे आप अगर याद करें जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि बच्चों में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ें हो रही हों। ठीक है। हमारी मतलब आपकी जनरेशन तक मुझे लगता है कि हर समस्या का इलाज होता था पिताजी की डांट और माताजी की डांट जी, और सब समस्याओं का समाधान हो जाता था। अब हम ओवर प्रोटेक्टिव हैं अपने बच्चों को लेके, उसके बावजूद भी बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें दिख रही और कई बार उसका भयावह रूप सामने आता है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैडम, मेरे हिसाब से एक तो पहला कि जो पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं उनको बचपन में डांट नहीं रहे हैं या कभी थप्पड़ नहीं मारे, इससे बच्चों में एक ईगो पलता है। यदि आपने बाद में कभी डांट दिया, मार दिया तो उनको लगता है कैसे मेरे बाप ने मुझे मार दिया। और दूसरा मैडम कि पेरेंट्स भी बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर ले रहे हैं। बच्चा बेसिक शिक्षा अभी कर रहा है, उस सोचते हैं कि ये आगे चल के ये बन जाएगा। तीसरा मैडम, जो सोशल मीडिया है मुझे लगता है वो बच्चों की भावनात्मकता को ख़त्म कर रहा है, वो उनकी इनोसेंस को ख़त्म कर रहा है। जी मैडम। ठीक है। कहा जा रहा है कि जो जेन ज़ी है वो अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में थोड़ी कमज़ोर है मानसिक रूप से, ठीक है, बौद्धिक रूप से थोड़ी सी कमजोर है। उसके क्या कारण देखते हैं आप? मैडम, ऐसा तो कहीं देखने में नहीं मिला कि बौद्धिक रूप से कमजोर होने का मतलब बुद्धिमत्ता में कमजोर होना नहीं है। सामान्य तौर पर जो ब्रेन की एक्टिविटीज हैं, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग पिछली पीढ़ी करती थी उतनी ये पीढ़ी नहीं करती है। मैडम, अभी वर्तमान जब उनको सब चीज़ें मोबाइल पे मिल जा रही हैं तो वो लोगों से इंटरेक्ट करके पूछना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा, वो किताब भी नहीं खोलना चाह रहे हैं, तो सीखने का उनको अवसर जो है वो सीमित होता जा रहा है धीरे धीरे। तो मैडम, इस वजह से उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा है। सर, उत्तर प्रदेश के अगर किसी एक शहर को आपको चुनना हो जी कि आप आपकी जो भावनाओं के करीब हो, उसमें से कौन से शहर को चुनेंगे और क्यों? सर, प्रयागराज को। क्यों? सर, प्रयागराज एक है जो कि एक तो धार्मिक नगरी तरीके से है जहाँ पे इतने मेलों का आयोजन होता है। दूसरा, न्यायालय है, शिक्षा का गढ़ है। तो यहाँ पर सर हर तरीके से लोग मिल जाते हैं। अभी हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया, यहाँ पे आयोजित होने वाले जो कुंभ मेला है, उस कुंभ मेला को मानव समाज का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहकर पुकारा। जी सर।
क्यों ऐसा कहा? सर 2017 में यूनेस्को ने इस अमूर्त सूची में शामिल किया। उसके पीछे कारण है कि सर यहाँ पे एक विभिन्न पूरे भारत के विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न संस्कृतियों से लोग आ करके एक साथ बैठते हैं। एक महीने का लगभग एक अस्थायी सिटी बनता है और बहुत अनुशासन तरीके से सब कुछ चलता है। सर इस विविधता में सर जो एकता दिखती है सर, ये जब बनारस को भारत की सांस्कृतिक उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है जी, और बनारस के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो किसी भी उत्तर प्रदेश के शहर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त क्षेत्र का मतलब क्यों है? बनारस को क्यों कहा जाता है? आइडिया है इसके बारे में? सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा, है जी ना? सर। भारत के संविधान में अभी तक जो है लगभग 100 से ज़्यादा संशोधन हो चुके हैं। जी, आपको लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा संशोधन हो रहा है, इसको रीराइट किया जाए, भारत के संविधान को फिर से लिखा जाए? सर भारत का संविधान लचीला इसीलिए बनाया गया ताकि जो चीज़ें बदलाव आ रहा है समाज में सर, अगर बदलाव नहीं करेंगे तो संविधान की धीरे धीरे जो उसकी सार्थकता है वो कमज़ोर होगी। अगर सर हम संशोधन करते रहेंगे तो उसकी सार्थकता बनी रहेगी। तो भारत का संविधान आपके हिसाब से ब्रिटेन के संविधान की तरह लचीला है? सर लचीला है लेकिन कहीं कहीं कठोर भी है। जहाँ पे बदलाव आसानी से नहीं किया जाना चाहिए वहाँ कठोर भी है सर। मध्यकालीन भारत का इतिहास आपने पढ़ा है? जी सर। मध्यकालीन भारत के इतिहास का कौन सा चैप्टर आपको सबसे अच्छा लगा, जो सबसे सरल आपको लगा? सर मुगल थोड़ा सा सही लगे। मुगल सही लगा। मुगल आर्किटेक्चर पढ़ा है आपने? हाँ सर पढ़ा है। मेहराब और गुंबद में क्या अंतर होता है? सर मेहराब जो चित्रकारी वो दरवाजे पे है और जो गुंबद है सर वो छतनुमा है, गोल अर्ध चंद्राकार है। कदलिकाकृत मेहराब आपने सुना है? कदलिकाकृत मेहराब, वैज्ञानिक तरीके के बने मेहराब? नहीं सुना है। स्क्रीच शैली? नो आइडिया। अच्छा चलिए, सूफी और भक्ति मत आपने पढ़ा होगा? जी सर। सूफी मत में निज़ामुद्दीन औलिया की अगर हम बात करें जी, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। जी, दिल्ली अभी दूर है ही क्यों? अगर आप दिल्ली में हैं तो क्या कहेंगे आप? सर उन्हें खिलजी के लिए, शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सही से, शायद खिलजी के लिए उन्होंने कहा था क्योंकि वो दिल्ली में ही थी औलिया उस समय। तो सर उनको मारने के धमकी दी गई थी, ऐसा कुछ था सर। तो उसमें औलिया साहब ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। सर प्लेट टेक्टोनिक क्या है? सर प्लेट टेक्टोनिक जो पृथ्वी की भूप्रपटी है सर, वो जो आपस में टकराती है तो ये पास आती है दूर जाती है, वो जो उन्हीं को टेक्टोनिक कह रहे हैं सर। अच्छा, कितने प्रकार के प्लेट्स मार्जिन होते हैं? सर 3 प्रकार की। कौन कौन से? सर एक संरक्षी, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। सबसे ज़्यादा भूकंप किस पे आएंगे? सर डिस्ट्रक्टिव पर। कैसे? सर जब प्लेटें एक दूसरे से टकराएंगी तो एक हल्की प्लेट ऊपर रहेगी, भारी प्लेट नीचे क्षेपित होगी तो गलेगी सर, और ऊर्जा भी ज़्यादा विमुक्त होगी वहाँ पर। और जो संरक्षित प्लेट सीमांत होता है जो एक दूसरे के पैरेलल, वहाँ पे सर वहाँ हल्के झटके आ सकते हैं, लेकिन कोई एक उदाहरण बताइए जहाँ पे संरक्षित प्लेट सीमांत हो पूरे ग्लोब पे। सर शायद अफ्रीका का जो ईस्टर्न शॉर्ट। अच्छा, भारत में ना कुशलता, इफिशियंसी और समानता, इक्वलिटी के मूल्यों में अगर संघर्ष हो जी तो किसको वरीयता देनी चाहिए? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। जी। भारत में कुशलता यानी इफिशियंसी और समानता यानी इक्वलिटी के मूल्यों में अगर टकराव होता है तो किसको वरीयता देनी चाहिए? सर समानता को वरीयता देना। कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो संवैधानिक है और हमने कुशलता की जगह समता को प्राथमिकता दी है। सर जैसे कोई भी व्यक्ति है वो बहुत अच्छा बोलता है, पब्लिक को वो मतलब नहीं, मैं तो संवैधानिक बात बता रहा हूँ कि संविधान में भी उसको संरक्षण प्राप्त है। समानता को इफिशियंसी के ऊपर, इक्वलिटी को इफिशियंसी के ऊपर वरीयता दी गई है। सर अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता की बात करता है। तो सर चाहे कोई व्यक्ति कितना भी विषय विशेषज्ञ हो या पदवी उसकी अच्छी हो, लेकिन सर सभी को समान रूप से कानून शासित करता है। 15-16 जी सर। आर्टिकल 15-16 सर वो 15 और 16 सर, जैसे 15 है धर्म, मूल, जाति की। ये ऐसा बात करते हैं क्या? नहीं एकदम करते हैं सर, संविधान ने तो इस पे रोक लिया व्यवहार में। जो रिजर्वेशन की बात है वो भी समानता आधारित ही बात है। जी सर। सभी का युक्त प्रतिबंध किया जाए, वही है। चलिए बताइए, गांधी ज़्यादा प्रासंगिक हैं
कि मार्क्स ज़्यादा प्रासंगिक है आज के डेट में? तात्कालीन परिस्थितियों में गांधी ज़्यादा प्रासंगिक है कि कार्ल मार्क्स प्रासंगिक है? सर वैसे है तो प्रासंगिक दोनों, लेकिन दोनों में देखा जाए तो गांधी जी आज ज़्यादा प्रासंगिक समझ में आते हैं। कैसे? सर आज ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, सत्ता का जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, वो कौशल विकास पे जो बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं, छुआछूत के अंत की बात करते हैं, गांधी ज़्यादा प्रासंगिक। गुड। अच्छा, ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है एक कैपिटलिस्ट इकॉनमी में या एक सोशलिस्ट इकॉनमी में? सर दोनों में किया जा सकता है, लेकिन अब आज जो भी सत्ता में है वो किस तरीके से देखता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सर सामाजिक जो वेलफेयर शासन जहाँ पे है वो तो सारी, अब तो कोई है ही नहीं भाई। लेनिन की स्टैचू फेंक दी गई, जी। सोवियत संघ का विखंडन हुआ, कैपिटलिस्ट हो गए वो। सर भले कैपिटलिस्ट हैं यूएसए, बट सर कहीं ना कहीं वो अपने संरक्षणवाद जो दे रहे हैं तो वहाँ के लोग नौकरी पाएँ, और सर जो भी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, सर योजना ऐसे ला रहे हैं, तो वो कहीं बैकडोर से तो सर ठीक है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ना जी, वो ग्रोथ से शुरू होकर के इंक्लूजन पे ख़त्म होती है। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ग्रोथ से शुरू होकर के इंक्लूजन की तरफ जाना एक पूंजीवादी विचारधारा का एक समाजवादी विचारधारा में परिवर्तन है। क्या आप इससे सहमत हैं? और अगर सहमत है तो कारण बताएं। सर ग्रोथ से शुरू होकर के इंक्लूसिव डेवलपमेंट जाना, सर आप कितना विकास कर लें लेकिन वह तब तक स्थिर नहीं है जब तक कि सभी लोग उसमें शामिल ना हो जाएं। ठीक है, इंक्लूजन लाया हमने, तो सर जब इंक्लूजन आ जाएगा सर तब उसका स्थायित्व रहेगा, तो शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थितियां कभी स्थिर हो ही नहीं सकती हैं। सर समानता तो नहीं लाया जा सकता, बट सर जो असमानता उसको न्यूनतम किया जा सकता है। एग्जैक्टली मैम। ये बताइए, ये ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना क्या है? मैडम ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अंतर्गत जो सरकारी योजनाएं हैं उनका ऑनलाइन रूप से एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाए, जैसे पंजीकरण है, जन्म प्रमाण पत्र है, ठीक है, या आय। ई गवर्नेंस और डिजिटल गवर्नेंस दोनों में क्या अंतर है? मैडम ई गवर्नेंस तो जो भी सरकारी योजना है उसमें वही जो भी आपने बताया वो ई गवर्नेंस है, और डिजिटल गवर्नेंस एग्जैक्ट नहीं निकाल कर पा। आप जनता तक योजनाओं को इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाते हैं, जी। ये ई गवर्नेंस है। जी। जनता आप तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचे तो उसको ई गवर्नेंस कहेंगे या डिजिटल गवर्नेंस? देख लीजिएगा। आप मुझे बताइए, कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट में क्या अंतर होता है? याद नहीं कर कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार की एआई पॉलिसी बता दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट। मैडम पढ़ा नहीं पढ़ा? ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आइए बैठिए। ब्रजेंद्र कुमार भारती जी, होली की छुट्टियां हो गई जी, छुट्टी में घर आ गए जी, ठीक है, अब तैयारी करेंगे जी, है ना? हाँ, मुझे लग रहा था कि आप काम में बिजी होंगे, अब छुट्टी मिली है, अब आए हैं, अब 9 को आपका इंटरव्यू है तो अब आप उसकी तैयारी करेंगे। 20 तक सदन चल रहा था। हाँ, वो समझ गई मैं, बहुत काम रहता है आपके पास। समीक्षा अधिकारी जैसे आपने मुझे बताया ना, वैसे मुझे समझ में आ गया कि जो है आप अभी तो उसी में बिजी रहे होंगे, सत्र में बिजी रहे होंगे, और अब 1 हफ्ते का समय लगभग है आपके पास जी। इस 1 हफ्ते में आपको क्या करना है, जहाँ यहाँ पर भी जो बातें हुई उसमें आपकी समझ बहुत अच्छी है। जैसे मैंने जो सवाल पूछे अबाउट मेंटल हेल्थ एंड एवरीथिंग, आपकी सब चीज़ें एकदम सही थी, जवाब एकदम करेक्ट थे। हो सकता है इस तरह के सवाल हो जाए, क्योंकि जैसे आपने, और वो सवाल बने कहाँ से, जब आपने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तो मिलता नहीं है, जब मिलता है तो थोड़ा बहुत गाना सुन लेता हूँ या किताबें पढ़ लेता हूँ, तो उसमें ये सवाल बनता है कि भाई आपको उतना समय तो अपने लिए निकालना ही चाहिए, क्योंकि एक समय बाद आपको ये लगेगा ना कि भाई हम खाने के लिए कमा रहे हैं या कमाने के लिए ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, ये सवाल भी बन सकता है कि बहुत सारे लोगों को, अभी आपने देखा होगा बहुत सफल लोगों को अपने कैरियर के शीर्ष पे ब्रेक या रिटायरमेंट लेते हुए, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, चाहे उसके पहले जाकिर खान साहब हो, तो क्या समस्या है? वही कि ब्रेक चाहिए, ये सोचने के लिए कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसको मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है। और आप लखनऊ से आ रहे हैं, लखनऊ में भी एक घटना जो हुई है वो बहुत चर्चा में भी है, जो बच्चे ने अपने पिता की हत्या की है, टॉपर था। हाँ, वो क्योंकि चर्चा में है तो मेंटल हेल्थ के सवाल आपसे इस पे बन सकते हैं, उस पर आपकी समझ ठीक थी।
बाकी चीज़ें ठीक हैं। लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया, तो क्यों किया गया? AI सिटी बन रहा है लखनऊ, तो आप बजट को पढ़िए। उत्तर प्रदेश का जो समसामयिकी है पिछले 2-3 महीनों का, जनवरी फरवरी का, वो अच्छे से पढ़िए। और विश्व पटल पर जो भी घटनाएं घटी हैं पिछले 2 महीनों में, चाहे वो जनवरी की दावोस की जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो, चाहे AI इम्पैक्ट समिट हो, और चाहे भारत फ्रांस, भारत यूरोपियन यूनियन, भारत अमेरिका डील हो, उस डील पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का आया है, वो ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे तो इंटरव्यू में प्रेजेंटेशन आपका बेहतर रहेगा। आप प्रशासनिक सेवा के एक स्तर पर हैं तो उस तरीके के प्रोटोकॉल में कोई समस्या है नहीं। आपकी एंट्री ठीक है, अभिवादन ठीक है, बैठने का तरीका ठीक है, थोड़ा और तन के बैठिएगा, हाँ ऐसे, ठीक है। और आई कांटेक्ट में जिससे बात करिएगा उसी को देखिएगा, और किसी को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब तैयार कर लेंगे तो इंटरव्यू में आप बहुत बढ़िया प्रेजेंट करेंगे। फिर भी ये संभावना बन सकती है कि किसी सवाल का जवाब ना आए, नहीं आए तो माफ़ी मांग लीजिएगा, जवाब आए तो दीजिएगा। इतना करेंगे तो समीक्षा अधिकारी से अधिकारी बनने की दूरी जो है वो आप पाट सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल आपके मन में हो तो पूछ लीजिए। मैडम, एक जैसे आयोग में कुछ खाने को ऑफर हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग ऐसे। क्या आपको राय मिली है? अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए। मैडम, मुझे कोई राय नहीं मिली। हाँ, बस ये बताया गया है। हाँ। और कितने लोगों को ऑफर किया है? मैडम, वो ग्रुप में और दोस्त यार हैं जो चर्चा कर रहे थे इस पे। वही मतलब कितने लोगों को ऑफर किया है? मान लीजिए जैसे 100 लोग अब तक गए हैं, तो 100 में से कितने को बिस्किट संख्या मिला? तो नहीं याद है, किसी 2 को मिला होगा, लेकिन उस 2 की चर्चा बाकी 98 पे भारी है, ठीक है। हाँ, कोई एक क्या इसमें कुछ है हमारा वो अवलोकन? नहीं, मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इंटरव्यू के बीच में कोई नहीं ऑफर कर रहा है, ठीक है। जब इंटरव्यू समाप्त हो जाता है तो कहते हैं ठीक है आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं, लीजिए। आप खाना पसंद करेंगे तो जैसे मम्मियाँ हम लोग को सिखाती थी ना बचपन में कि पहली बार में नहीं लपक लेना, तो पहली बार में हमको यही कहना है कि नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो कहें कि नहीं ले लो तो वो बड़े हैं आपके, ठीक है। ये भी तो देखना होता है कि ऑफ़र किधर से आ रहा है। अगर हमारे बड़े, हमारे माता पिता, दादा दादी, अंकल आंटी, वो हमें कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तो वो भ्रष्टाचार थोड़े ना, घूस थोड़े ना जो हमने ले ली, वो तो शिष्टाचार का नियम है। तो शिष्टाचार और भ्रष्टाचार में अंतर होता है, वो हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली समस्या ये कि इंटरप्रिटेशन यार ले लिया तो ये ना लगे कि भ्रष्ट है, 2 बार कहा ले लिया। हाँ, अरे इतना लंबा नहीं सोचना है भाई इतना लंबा नहीं सोचना है। शिष्टाचार और भ्रष्टाचार 2 अलग अलग चीजें हैं। भ्रष्टाचार में कोई आपको सामने से प्लेट में परोस के थोड़े ना देगा, ठीक है। वो शिष्टाचार के नियम लगेंगे वहां पे। थैंक यू कहते हुए जब ज्यादा इंसिस्ट करें तो ले लीजिएगा, ठीक है। और कुछ? बस यही सवाल अभी चर्चा में है, इसका जवाब मैंने दिया, तो आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 9 दिन हैं, हो सकता है अभी आपको और बहुत सारे इनपुट मिले, परेशान मत होइएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मैडम मेरा स्नातक और स्नातक इंग्लिश लिटरेचर वो बहुत पुराना है, मुझे पता है, तो वो भूल गए इसलिए मैंने नहीं पूछा। हिंदी लिटरेचर मेरा बहुत फेवरेट विषय है, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं पूछा। मुझे लगता है समीक्षा अधिकारी पर आपसे ज़्यादा सवाल होंगे। एज समीक्षा अधिकारी आप क्या कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो अभी SIR को लेकर के जो हलचल थी और वो सारी चीज़ें, उस पर आपसे बात हो सकती है। और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई उसको पढ़ लीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। हिंदी लिटरेचर वाले में माफ़ी मांग लीजिएगा। बहुत आपको अगर मजबूती रखनी तैयारी में तो 1-2 कोई अच्छी पंक्तियाँ याद कर लीजिएगा, फिर चाहे वो प्रशासन से संबंधित हो, चाहे विज्ञान से संबंधित, जरूर याद कर लीजिएगा। जो है आपको वहाँ पर जब AI और ये चीज़ें पूछी जाए वहाँ काम आ जाएँ। जैसे पद मैडम मेरा साख समीक्षा अधिकारी, उसके अलावा जो भी विभाग के काम हैं ये अभी सारी चीजें तैयार करनी है। जैसे मैंने आपसे ये जो चीज़ें पूछी ना, जैसे नोटिंग क्या होती है, ड्राफ्टिंग क्या होती है, ये भी पूछ सकते हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट और कॉन्फिडेंशियल में क्या कोई अंतर होता है या दोनों एक ही होते हैं, ये पूछ सकते हैं। ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस क्या होती है, ई डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मैंने पूछा, उत्तर प्रदेश सरकार और ई गवर्नेंस को कैसे कैसे यूज़ कर रही है। तो जो तमाम तरह भूल एक पोर्टल और आपका त्रिनेत्र और बहुत सारे, और जैसे ये स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रवीण, इस तरीके की सब चीज़ें आप पढ़े। मैंने कहा ना, आप जो करंट पढ़ेंगे उसमें सब आ जाएगा, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।